हेलो दोस्तों, हमने लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा रिवेंज और रिबर्थ से रिलेटेड स्टोरी। हम उम्मीद करेंगे कि ये स्टोरी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी और आप सब अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हम पर बनाए रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ फॉर रिवेंज। एपिसोड 1। बचपन में एक हादसे से अन्वी खो देती है अपनी छोटी बहन अनीसा को। 13 साल बाद अचानक अनीसा लौट आती है, अपने दिल में अन्वी के लिए नफरत लेके। इन सबसे अनजान अन्वी अपनी दिल की हर बात शेयर करती थी अनीसा से। अनीसा की बातों में आके अन्वी समझती है अपने हस्बैंड एकांश को अपने बच्चे का कातिल और करने लगती है एकांश से नफरत। एक नफरत की आग में अंधी होके अन्वी अपने ही हस्बैंड को झूठे मोलेस्ट के केस में भेज देती है जेल। तभी अन्वी को पता चलते हैं कुछ ऐसे राज जिसे जान के अन्वी शॉक्ड हो जाती है। वो सब सही करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनीसा अन्वी का किडनैप करवा के कर देती है कैद और करती है अन्वी को टॉर्चर। कई साल टॉर्चर के बाद अनीसा बड़े ही बेरहमी से ले लेती है अन्वी की जान, लेकिन मरने से पहले पता चलता है अन्वी को अपने लाइफ का सबसे बड़ा सच, जिसे जानकर अन्वी को लगता है बहुत बड़ा शॉक्ड। आखिर ऐसा कौन से राज पता चले थे अन्वी को, जिसे जानकर वो हो जाती है शॉक्ड। क्या हो जाएगा अन्वी का अंत, या फिर होगा कोई नया चमत्कार? जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहिए रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ ऑफ रिवेंज, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। ये तो रहा आप सबका उसका परिचय स्टोरी का। अब एपिसोड 2। कैद, टॉर्चर और सबकी हवस भरी नजरें। घने जंगलों के बीचों बीच बनी एक पुरानी हवेली जो काफी पुरानी लग रही थी। हवेली के चारों तरफ सिर्फ मकड़ी के जाले ही जाले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली काफी समय से बंद हो। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था, जो वहाँ का माहौल काफी डरावना बना रहा था। हवेली के अंदर एक कमरे में जो पूरा अंधेरे से डूबा हुआ था, वहीं एक लड़की जिसके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, वो एक कोने में दुबक के बैठी हुई थी। लड़की ने अपने मुंह पे अपना हाथ रख के जोर से दबा रही थी, जैसे अपनी आवाज निकालने से रोक रही हो। लड़की के आंखों में डर था। वो बार बार एक ही डायरेक्शन में देख रही थी, जहाँ पे उसे बहुत सारे लाल आंखें दिखाई दे रहे थे, जो धीरे धीरे उस लड़की की तरफ ही आ रहे थे। ये देख लड़की डरते डरते पीछे खिसकने लगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लड़की के पैरों में जंजीरें लगी हुई थी, जो उसे आगे जाने नहीं दे रही थी। कुछ ही समय में वो लाल आंखें लड़की के बिल्कुल पास थे, जो काफी डरावने लग रहे थे। अचानक उस लड़की के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है, क्योंकि वो लाल आंखें लड़की के बिल्कुल सामने थी और लड़की को काटे जा रही थी, जिससे वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसका सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। लड़की भाग भी नहीं पा रही थी जंजीरों की वजह से। काफी देर तक लड़की ऐसे ही लड़की के चिल्लाने की आवाज आती उस पूरी हवेली में। कुछ देर बाद अंदर से लड़की की आवाजें आने बंद हो जाती हैं और सिर्फ चूं चूं की आवाजें आती हैं। कुछ घंटों बाद 2 कार हवेली के बाहर रुकती है और उसमें से कुछ आदमी बाहर निकलते हैं और आगे आके दूसरे कार का गेट खोलते हैं, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है, जो यही करीब 25 या 26 साल की होगी। उस लड़की ने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और ढेर सारा मेकअप चेहरे पर लगाई हुई थी। वो लड़की अपने टक टक हील की आवाज के साथ हवेली के अंदर जाने लगती है और अपने पीछे आ रहे आदमियों से पूछती है, हो गया जो मैंने कहा था? जिस पर एक आदमी बोलता है, हाँ हाँ मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया।
आपके कहे मुताबिक हमने बड़े बड़े जंगली लाल आंखों वाले चूहे कमरे में डाल दिए। बड़े मुश्किल से मिले हैं ये चूहे हमें, लेकिन आपका काम हमने यह कर दिया। वो आदमी बोलता है, गुड, तुमने अच्छा किया, इसका इनाम तुम्हें जरूर मिलेगा। लड़की बोलती है, जिस पर वो आदमी बोलता है, मैडम ये तो हमारा काम था, बस आपने जो हमसे वादा किया था वो मत भूलिएगा। जिस पर लड़की बोलती है, हाँ मुझे याद है, तुम इसकी टेंशन मत लो, वो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ देर बाद वो लोग एक कमरे के बाहर रुकते हैं जिसे काफ़ी सिक्योरिटी के साथ बंद करके रखा गया था। लड़की इशारा करती है तो उनमें से एक आदमी आगे आके अपने जेब से चाबी का गुच्छा निकालता है और दरवाज़ा खोलता है और एक बटन प्रेस करता है जिससे वहाँ पे डिम येलो लाइट जल जाती है। वो लड़की अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद एक और दरवाज़ा उनके सामने आता है। ऐसे 3 दरवाजे खोलने के बाद फाइनली वो लोग एक कमरे के अंदर थे जहाँ पे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसके पैरों में जंजीरें लगे हुए थे। वो लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। भले ही वो लड़की ने जुने मने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की चमक और खूबसूरती कम नहीं कर पा रही थी। अभी लड़की बेहोश थी। उसके पैर में जख्म थे जो काफ़ी ताज़े लग रहे थे। उनमें से खून भी लगातार बहता था। मॉडर्न लड़की के साथ आए सभी आदमी अपनी हवस भरी नज़रों से बेहोश लड़की को देखते हैं, जिसे वो मॉडर्न कपड़े वाली लड़की खूब अच्छे से समझ रही थी। वो लड़की उन आदमियों को कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर एक आदमी बाहर जाता है और कुछ देर में अपने साथ कुछ सामान लेके आता है और वहीं सामने टेबल में रख देता है। वो लड़की उन आदमियों को कुछ बोलती है और कमरे से बाहर जाने का इशारा करती है, जिसे समझकर वो सभी आदमी बाहर चले जाते हैं। कमरे में डिम लाइट जल रही थी। वो लड़की बड़े ही गौर से बेहोश पड़ी लड़की को देखती है और फिर साइड में रखे पानी के बोतल को उठा के पानी को उस बेहोश लड़की के ऊपर उड़ेलती है, जिससे वो लड़की की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं और धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है। उसको अपनी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। लड़की की हालत बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे लड़की होश में आती है तो उसे महसूस होता है कि अब वहाँ पे चूहे नहीं हैं और कमरे में डिम लाइट ऑन है, जिससे उस लड़की की घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। फिर वो अपना सर इधर उधर घुमा के देखने लगती है तो उसकी नज़र अपने सामने खड़ी लड़की पे जाती है जो उसे ही देख रही थी। अपने सामने खड़ी लड़की को देख के जंजीरों से बंधे लड़की अपने बेड चुके गले से बोलती है, क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ अनीसा? सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन लिया है। मेरे सभी पैसे और प्रॉपर्टी तो पहले से ही तुम्हारे नाम हो गए हैं, तो तुम क्यों मुझे यहाँ पे कैद करके रखी हो? तुम अनवी, तुम क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ़ समझती हो जो मैं तुम्हें आज़ाद करके अपनी मौत को न्योता दूँ? जब तक कि तुम एकांश की कमजोरी मेरे पास होगी तभी तक वो शांत रहेगा, वरना वो कब का जेल से निकल जाता खुद को बेगुनाह साबित करके। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारे प्यारे पति देव एकांश कपूर द बिजनेस टाइकून नंबर 1 बिजनेसमैन एकांश कपूर को आज फांसी होने वाली है, झूठे मोलेस्ट के केस में, जिसे कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा है, जिसकी सभी इतनी इज्जत करते थे। आज उसी एकांश कपूर को सभी बुरा भला बोल रहे हैं और इन सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है। तुम्हारी वजह से आज एकांश कपूर को एक जिल्लत वाली मौत मिल रही है। हा हा हा, इतना बोल वो लड़की अनीसा जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं ये सब सुन के अनवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक तरह से अनीसा की बातें सच थी, क्योंकि उसी की बेवकूफ़ी की वजह से उसने अपना बना बनाया घर उजाड़ दी और आज अनीसा के इस कैद में है। अनवी की ऐसी हालत देख अनीसा बहुत खुश होती है
और हंसते हुए अन्वी से बोलती है, वैसे अन्वी, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी जिसमें मैं ना चोट और तकलीफ किसी और को दूंगी और तड़पोगी तुम, दर्द तुम्हें महसूस होगा। इतना बोल अनीसा अपने आदमियों को कॉल करके बुलाती है, ले आओ उसे। दूसरी तरफ से ओके कहा जाता है, जिसके बाद अनीसा कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है तो एक आदमी किसी को लेके आता है, जिसे देख अन्वी को झटका लगता है और अनचाहा डर उसके मन में बैठ जाता है। क्या होगा आगे और आखिर किसे बुलाई अनीसा, जिसे देखकर अन्वी को झटका लगता है? आगे क्या होगा कहानी में, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहें रिबर्थ आ बिलियनियर वाइफ। एपिसोड 3 अंत ही आरंभ है। अब आगे अनीसा के कहने पर उसके आदमी चले जाते हैं जाने के लिए। कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ एक छोटे बच्चे को लेके आते हैं, जिसकी उम्र यही करीब 4 साल होगी। बच्चा दिखने में बहुत ही क्यूट था। उसका फेयर कलर, चबी चिक्स, बच्चे का फेस कट भी बहुत अट्रैक्टिव थे। आदमी बच्चे को वहाँ रख चला जाता है। अन्वी बड़े ही गौर से उस बच्चे को देखती है। बच्चे को देख अन्वी को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। अन्वी की नज़र बच्चे की हेजल ग्रीन आइज पे जाती है तो बिल्कुल उसी की तरह थे। अन्वी को कंफ्यूजन देख अनीसा बोलती है, अन्वी, मेरी प्यारी बहना, क्या तुम इस बच्चे को नहीं पहचान पा रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस बच्चे को न पहचान पाओ जिसे तुमने जन्म दिया हो? उसी बच्चे को पहचान भी नहीं पा रही हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुमने तो कभी इसे देखा ही नहीं, तो पहचानोगी कैसे? इतना बोल अनीसा उस छोटे मासूम बच्चे के हाथों को मोड़ देती है, जिससे बच्चा रोने लगता है। बच्चे का मुंह भी लाल हो जाता है रोने की वजह से, लेकिन अनीसा को कोई रहम नहीं आता। वो बड़े ही बेरहमी से बच्चे के गाल पे तमाचा मारती है और चुप रहने को बोलती है। बच्चा बहुत सहम जाता है और रोने लगता है। अन्वी ये सब देख नहीं पा रही थी। वो रोते हुए बोलती है, प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो बहुत ही मासूम है, प्लीज़ उसे मत मारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अनीसा अन्वी की एक नहीं सुनती। उसे अन्वी की हालत देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। वो बच्चे को टॉर्चर करने लगती है। अन्वी बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीरों की वजह से पहुंच भी नहीं पाती। वो तड़पते हुए बोलती है, अनीसा, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन अनीसा उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है, वेट, तुम्हें भी तुम्हारे हस्बैंड के पास भेजूंगी। इतनी जल्दी क्या है, पहले इसे तो निपट लूं। इतना बोल अनीसा बच्चे में गन शूट कर देती है। कुछ ही देर में वहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है। अन्वी तो मानो कोई होश ही नहीं हो। वो बदहवास से उस बच्चे को देखे जा रही थी, जो बेजान सा नीचे पड़ा हुआ था। अन्वी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनीसा उस बच्चे को लात मार के अन्वी के पास आती है और बोलती है, ये लो तुम्हारा बच्चा, मिलो अब जितना मिलना है। अन्वी उस बेजान से पड़े बच्चे को अच्छे से अपने गोद में उठाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके गालों में आंसू पोंछती है अपने दुपट्टे से। बच्चे के बॉडी में से जगह जगह खून निकल रहे थे। अन्वी उस बच्चे को जगाते हुए बोलती है, बेबी, अपनी आंखें खोलो, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। मम्मा आपसे बात करना चाहती हैं, आपके साथ खेलना चाहती हैं, प्लीज़ बेबी अपनी आंखें खोल दो। कितने साल बाद आप मम्मा को मिले हो, अब ऐसे शांत क्यों हो? प्लीज़ अपनी आंखें खोल दो। अन्वी किसी पागल की तरह बिहेव कर रही थी, अपने बच्चे को गले लगाए हुए थी और उसके फेस को चूमते हुए उस बेजान बच्चे से बात किए जा रही थी। कुछ घंटों बाद अन्वी वहीं ज़मीन में पड़ी हुई थी। उसके वाइट कपड़े में खून लगा हुआ था। अन्वी बच्चे की ओर देखते ही, जो कुछ देर में से पड़ा हुआ था,
अन्वी की आंखें लाल थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कोशिश करने के बाद भी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो बच्चे के पास जा सके। अन्वी अपनी आंखों में नफरत लिए अनीसा की ओर देखती है, सभी को देख और वहाँ मौजूद सभी को देखती है और बोलती है, मैं वापस आऊँगी, मैं ज़रूर वापस आऊँगी अपना बदला लेने। तुम सबको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं जोर जोर से। वहीं अन्वी अपनी बंद होती आंखों को ऊपर की ओर देखती है और बोलती है, तुझे मेरे साथ न्याय करना होगा, मुझे मेरा बदला लेना है। तू इतना निर्दयी नहीं हो सकता, तुझे मेरा इंसाफ करना ही होगा। अन्वी मौत की आगोश में जा चुकी थी। मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में एक बोर्ड के बाहर बहुत सारे ट्रेन बॉडीगार्ड खड़े होकर पहरा दे रहे थे। कुछ डॉक्टर्स वहां आते हैं तो वह बॉडीगार्ड्स पहले डॉक्टर्स को चेक करके अंदर जाने देते हैं। वहीं बोर्ड के अंदर एक लड़की बेड पे लेटी हुई, उसकी आंखें बंद थी और उसे ड्रिप चल रहा था। वह डॉक्टर्स लड़की को चेक करते हैं लेकिन लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। कुछ देर बाद वह डॉक्टर चेक करके वहां से चले जाते हैं। अभी डॉक्टर्स के गए हुए कुछ ही समय हुए थे कि वार्ड के अंदर से लड़की के चीखने की आवाज़ आने लगती है। वहीं एक नर्स जो सभी चीज़ों को चेक कर रही थी, वो लड़की को होश में आते देख भाग के बाहर जाती है और बोलती है, हे डॉक्टर्स पेशेंट को होश आ गया, जल्दी आइए। नर्स की बात सुन डॉक्टर्स जल्दी अंदर जाते हैं। वहीं बॉडीगार्ड भी किसी को कॉल करके बोलता है, बॉस मैडम को होश आ गया है। दूसरी तरफ से बिना कुछ बोले कॉल कट हो जाता है। वहीं वार्ड के अंदर लड़की को संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो लड़की बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही थी, मेरा बच्चा। डॉक्टर्स उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लड़की सुनने को तैयार ही नहीं थी, ना ही किसी को पास आने दे रही थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ खुलता है और एक लंबा चौड़ा फिगर अंदर आता है जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। उसे देख डॉक्टर्स बोलते हैं, मिस्टर कपूर, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैडम हमें चेक करने ही नहीं दे रही है। वो लड़का सभी को इग्नोर करके सीधे लड़की के पास जाता है और लड़की को अपने सीने से लगा के बड़े ही प्यार से बोलता है, अन्वी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पे। लड़का अन्वी को शांत कराने लगता है। एपिसोड 4, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। अब आगे हॉस्पिटल वार्ड के अंदर अन्वी एकांश के गले लग के रोई जा रही थी और एकांश उसे चुप कराए जा रहा था। अन्वी बार बार एक ही बात बोल रही थी, एकांश हमारा बच्चा, उसने मार दिया मेरे बच्चे को, और रोए जा रही थी। वहीं एकांश अन्वी की बातें सुनता है, फिर अन्वी को शांत कराते हुए बोलता है, अन्वी शांत हो जाओ, हम अभी यंग हैं, बाद में भी कभी हम बेबी ट्राई करेंगे। अभी तुम्हारी एज भी नहीं थी बेबी के लिए, वैसे भी तुम्हारे अभी 19 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 1 मंथ अभी बाकी हैं, हमारे पास बहुत वक्त है, हम बाद में बेबी प्लान करेंगे, पहले तुम अच्छे से रिकवर हो जाओ। इतना बोल अन्वी के माथे पर किस करता है। वहीं अन्वी जब एकांश की बात सुनती है तो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे जहाँ तक याद था वो 25 साल की थी, तो एकांश से ये क्यों बोल रहा था कि मैं अभी 19 की नहीं हुई हूँ, और तो एकांश यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो फांसी हो गई थी, तो फिर ये यहाँ कैसे पहुँचा और ये हॉस्पिटल में कैसे। ऐसे ही बहुत तरह तरह के सवाल अन्वी के मन में चल रहा था। वो बहुत ही कंफ्यूज लग रही थी, इसीलिए अन्वी एकांश से गले लगे हुए ही बोलती है, एकांश आज डेट क्या है? 20 मार्च, एकांश बोलता है। जिस पर अन्वी बोलती है, ईयर कौन सा चल रहा है? एकांश कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है 2023, क्या तुम्हें याद नहीं है? एकांश की बात सुनकर अन्वी बोलती है, अरे नहीं, मुझे याद है कौन सा ईयर है, बस मैं कंफ्यूज हो रही थी। अन्वी की बात सुनकर एकांश भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है क्योंकि उसे लगता शायद 2 महीने कोमा में रहने की वजह से ही अन्वी ऐसी बातें कर रही है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता।
वहीं अन्वी एकांश के सीने में लगे हुए ही सोचने लगती है। जहाँ तक मुझे याद है 2023 ही था जब मेरा 9th मंथ चल रहा था और अनीसा की साजिशों की वजह से मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तब डॉक्टर ने ये कहा था कि बच्चे को नहीं बचा पाए। तब अनीसा उसे एकांश के खिलाफ भड़काती थी और उसके दिल में एकांश के लिए जो पहले से ही नफरत थी उसे वो और बढ़ाती है। अनीसा की बातों में आके अन्वी मान लेती है कि एकांश ही उसके बच्चे का कातिल है। उसके बाद वो क्या कुछ नहीं करती। काफ़ी देर तक ऐसे ही अन्वी को अपने पास्ट को याद करने लगती है और खुद से प्रॉमिस करती है, अनीसा और तुम सभी को मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने ऐसी सज़ा दूंगी ना कि तुम लोग मौत मांगोगे लेकिन वो भी नहीं मिलेगी। अनीसा अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। मेरे बच्चे को तूने जितने बेरहमी से मारा था ना, मैं उससे भी कई ज़्यादा बेरहमी से तुम्हें मारूंगी। अन्वी अभी सोच ही रही थी कि उसे एकांश की आवाज़ आती है जो उसे आराम करने को बोल रहा था। एकांश की बात सुन के अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आती है। कुछ देर बाद एकांश अन्वी को रेस्ट करने को बोल जाने को होता है कि तभी अन्वी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज़ मत जाइए मुझे छोड़ के। अन्वी की बात सुनकर एकांश चौंक जाता है क्योंकि हमेशा उससे दूर रहने को बोलने वाली अन्वी आज उसे अपने पास रहने बोल रही थी। एकांश के लिए ये शॉकिंग था, बट वो खुश था कि अन्वी कम से कम उसे बोल तो रही है। एकांश वहीं बेड पे ही लेट जाता है। नॉर्मल वार्ड से ज़्यादा बड़ा था कमरा और बेड भी। दोनों के लेटने के बाद भी काफ़ी जगह बचा हुआ था। आज दोनों के दिल में सुकून था, एक दूसरे के बाहों में। कुछ देर बाद अन्वी सो जाती है दवाइयों के असर की वजह से। एकांश भी उसी के बाजू में लेटा हुआ था और बड़े ही गौर से अन्वी को देख रहा था। उसकी आंखों में बेइंतहा मोहब्बत दिख रही थी अन्वी के लिए। बहुत देर ऐसे ही अन्वी को देखने के बाद एकांश उसके माथे पर किस करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। चलो अब थोड़ा इंट्रोडक्शन में आते हैं। एकांश कपूर हमारी कहानी के हीरो हैं। चलिए जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। एकांश कपूर का बिजनेस टाइकून कहते हैं। बिजनेस वर्ल्ड के बेतहाज बादशाह हैं। कपूर इंडस्ट्री के सीईओ। इनका बिजनेस अपने देश में ही नहीं बाहर देश में भी बहुत फैला हुआ है। इंडिया के सबसे रिच मैन भी हैं। इनके पास सब कुछ है और कुछ कमी है तो वो है सिर्फ प्यार। एक हादसे में एकांश बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो देता है। एकांश के दादा और दादी ही उसकी परवरिश करते हैं। अपने खून के रिश्ते में एकांश के पास सिर्फ उसके दादा और दादी ही बचे हैं। बाकी सभी का एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एकांश की मोहब्बत है अन्वी। एकांश के दादा विजय कपूर, उनकी पत्नी मतलब एकांश की दादी माता विजय कपूर। अब जानते हैं हमारी हीरोइन के बारे में। अन्वी सिंघानिया हमारी हीरोइन। अन्वी के फैमिली में उसके मॉम डैड हैं और उसकी जुड़वा छोटी बहन है। अन्वी के डैड विक्रम सिंघानिया, अन्वी की मॉम रोहिणी सिंघानिया, अन्वी की छोटी बहन अनीसा सिंघानिया हमारी कहानी की विलन भी। रिश्ते में तो अन्वी और अनीसा सगी जुड़वा बहनें हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अन्वी जहाँ साफ दिल की लड़की है, सबके बारे में अच्छा सोचती है, तो वहीं अनीसा अन्वी से बिल्कुल उलट, अपने अलावा किसी को नहीं देखती। इसकी फितरत है पीठ पीछे चाल चलना। बाकी आप सब कहानी में आगे जान ही जाएंगे। एपिसोड 5 पैशनेट किस। एकांश को अन्वी का बहकाना। हॉस्पिटल वार्ड के अंदर अन्वी अभी सोई हुई थी और एकांश साइड में बैठ के अपना वर्क कर रहा था। तभी अन्वी की एक चीख के साथ उठ के बैठ जाती है। उसके माथे पे पसीना था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अन्वी को ऐसे देख एकांश तुरंत उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाता है और अन्वी को शांत कराने की कोशिश करने लगता है।
अन्वी जब शांत होती है तो उससे पूछता है, अन्वी क्या तुम ठीक हो? जिस पर अन्वी खुद को शांत करके बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, बस एक बुरा सपना देखी थी इसीलिए मेरी चीख निकली। अन्वी की बात सुनकर एकांश चैन की सांस लेता है। दोनों अभी एक दूसरे के गले लगे हुए ही थे कि वार्ड का दरवाजा खुलता है। सुबह सुबह लगता है हम गलत टाइम पे आ गए। वहीं अन्वी और एकांश जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, अचानक दरवाजा खुलने से दोनों ध्यान उस तरफ जाता है। अन्वी जब अपने सामने देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उसे याद आता है कि किस तरह उसकी हर गलतियों को माफ़ कर देते थे और हमेशा सपोर्ट करते थे, लेकिन उसने कभी भी उनसे अच्छे से बात तक नहीं करती थी और गुस्से में हमेशा उन्हें बुरा भला बोल देती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अन्वी से शिकायत नहीं की, हमेशा उसे अच्छे से बात करते थे। अन्वी उन्हें देख के अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है, जिसे देख वो शख्स घबरा जाते हैं और अन्वी के पास आके बोलते हैं, सो सॉरी अन्वी बेटा, मुझे ऐसे तुम्हारे परमिशन के बिना अंदर नहीं आना चाहिए था, प्लीज़ तुम रो मत। मुझे जब तुम्हारे होश में आने की बात पता चली तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम रो मत, मैं अभी चला जाता हूँ। इतना बोल वो जाने लगते हैं। तभी अन्वी उनका हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, तो आप फिर मुझसे मिले बिना क्यों जा रहे हो दादू? क्या आप मुझसे नाराज़ हो? ये बोल अन्वी जोर जोर से रोने लगती है। आपको ये बात बता दूं कि ये शख्स कोई और नहीं, एकांश के दादाजी विजय कपूर जो अन्वी से मिलने आए हैं। वहीं जब विजय जी अपनी अन्वी के मुंह से खुद के लिए दादू सुनते हैं तो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं और अन्वी के पास जाके उसे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, नहीं मेरी बच्ची, भला दादू कभी तुमसे नाराज़ हो सकते हैं। अब रोना बंद करो वरना दादू भी रो देंगे। वहीं एकांश को एक और झटका लगता है, लेकिन अन्वी के बिहेवियर से, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है अन्वी ने सभी के बाद कभी भी अच्छे से शादी के बाद कभी भी अच्छे से बात नहीं की थी, उसे ना उसके फैमिली मेम्बर से, इसलिए वो अन्वी के आज के बिहेवियर से चौंक जाता है। लेकिन वो खुश था अन्वी के इस बदलाव से। वो बड़े ही प्यार से अन्वी को देखता है जो दादाजी से बच्चों की तरह बातें कर रही थी। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और सोफे पे बैठ के अपना ऑफिस वर्क करने लगता है। काफ़ी देर बातें करने के बाद दादाजी वापस चले जाते हैं और अन्वी का भी दवाई का वक्त हो गया था। नर्स अन्वी के खाने के लिए लाइट फूड लाती है, जिसे देख अन्वी का मुंह बन जाता है और नर्स को स्पाइसी फूड लाने को बोलती है। नर्स अन्वी को समझाती है, लेकिन अन्वी उनकी नहीं सुनती और बोलती है, मुझे स्पाइसी फूड खाना है। नर्स लाचारी से एक नज़र एकांश को देखती है। एकांश उसे बाहर जाने का इशारा करता है तो वो नर्स बाहर चली जाती है। एकांश अन्वी के पास आता है और उसे समझाते हुए बोलता है, अन्वी देखो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अभी ये चुपचाप पी लो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हारे लिए स्पाइसी फूड मंगा दूंगा। लेकिन बच्चा प्लीज़ अभी ये सूप पी लो, तुम्हें दवाई भी लेनी है और वैसे भी 2 मंथ ही हुए हैं उस हादसे को। इतना बोल वो अचानक चुप हो जाता है। उसे अपनी गलती रियलाइज होता है कि उसके अभी क्या कहा। कितनी मुश्किल से अन्वी का ध्यान बेबी से हटा था और अब उसी ने याद दिला दिया। वहीं अन्वी जब एकांश की बात सुनती है तो उसे याद आता है कि 2 महीने पहले ही जब उसका 8वां महीना चल रहा था तब सीढ़ियों से गिर गई थी। दूसरे दिन जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाए। अन्वी बच्चे से काफ़ी अटैच थी, इसीलिए जब उसे पता चला कि उसका बेबी नहीं रहा तो वो टूट जाती है और अनीसा मौके का फ़ायदा उठा के उसे रोज़ एकांश के खिलाफ भड़काती थी। अन्वी अनीसा की बातों में आके एकांश को डाइवोर्स मांगती है, लेकिन एकांश नहीं मानता डाइवोर्स के लिए।
तो अन्वी गुस्से में घर से निकल जाती है कार लेके। लेकिन अन्वी की ड्राइविंग अच्छी नहीं थी। उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और अन्वी कोमा में चली जाती है। लेकिन जहाँ तक उसे याद था, पिछले जन्म में वो 1 साल बाद कोमा से बाहर आई थी, बट इस बार वो जल्दी होश में आ गई। अन्वी को अपने बच्चे की याद आने लगती है जिसे डॉक्टर ने मरा हुआ कहा था, जो कि अनीसा की एक चाल थी। असल में उसका बच्चा तो जिंदा था। अन्वी अपने सोच में गुम थी कि तभी एकांश की आवाज़ आती है जो उसे सॉरी बोल रहा था। अन्वी अपने ख्यालों से बाहर आके बोलती है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो मुझे जल्दी से अपने हाथों से खाना खिलाओ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। इतना बोल अन्वी अपने हेजल ग्रीन आइज से एकांश को देखने लगती है और खाने की तरफ इशारा करती है। अन्वी को ऐसे देख एकांश को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। वो नहीं चाहता था कि अन्वी फिर से नाराज हो जाए उससे। एकांश अन्वी के पास बैठ के उसे खाना खिलाने लगता है। एकांश का पूरा फोकस अन्वी को खिलाने में था। वहीं अन्वी की नज़र एकांश के हैंडसम फेस पे था। अन्वी बड़े गौर से एकांश को देखती है और उसकी नज़र एकांश के होठ पे पड़ जाती है, जो गर्म सूप को फूंक फूंक के उसे पिला रहा था। अन्वी से रहा नहीं जाता और वो एकदम से एकांश के हाथों से बाउल लेके साइड में रख देती है और एकांश के गोद में बैठ जाती है और बिना कुछ देर एकांश के लिप्स पे अपनी लिप्स रख देती है और अपनी आंखें बंद करके एकांश को किस करने लगती है, उससे फील करने लगती है। वहीं एकांश अन्वी के इस एक्शन पे शॉक्ड हो जाता है। जब से अन्वी होश में आई है तब से उसे झटके पे झटके मिले जा रहे थे। एकांश को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की गलती से हाथ टच होने पर भी घंटों तक रगड़ रगड़ के नहाती थी, वही आज उसके इतने करीब आ रही है। एकांश अपनी आंखें बड़ी करके अन्वी को देखता है, जो बड़े ही शिद्दत से उसके होठों को चूमे जा रही थी। एकांश अन्वी को रोकता नहीं है और वो भी किस में इन्वॉल्व हो जाता है। दोनों बहुत ही पैशनेट होके एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते दोनों भागने लगते हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता कि वे अभी हॉस्पिटल में हैं। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप सबके लिए ऐसे ही प्यारी